एवरीवन, माय नेम इज मोनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू J1 ऐप। बच्चों, ये वो सेशन है भाई जिसके लिए इतने दिन से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम प्लीज प्रोवाइड अस विद सम चेकलिस्ट जो कि केमिस्ट्री की हो और जिसके अंदर ये पता लगा सके हम कि यार ये वाले हमारे टॉपिक्स हो गए हैं, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि भाई हमारा पेपर हमसे अच्छे से हो जाएगा। तो आज ये वीडियो लेकर के मैं आई हूँ जिसमें मैं इस बात का तुमको दावा करती हूँ कि ढंग से जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं उसको बहुत अच्छे से अगर तुम कर लो तो 90% क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में तुम्हें इन टॉपिक्स में से दिखने वाले हैं। लेकिन उस टॉपिक को तुम किस तरह से करते हो उस पर बेटा बहुत निर्भर करता है, क्योंकि ये जेई की परीक्षा है, मजाक नहीं है। तो यहाँ किसी भी टॉपिक की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस दोनों का बहुत ही जबरदस्त रोल होता है आपकी परफॉर्मेंस में। आगे मैं प्रोसीड करती हूँ, स्टार्ट करते हैं सीधा मोल कॉन्सेप्ट से। बेटा मोल कॉन्सेप्ट में जो आपका सवाल बनेगा वो किस में से बनता है? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस छोटी मोटी जो होती है ना, जैसे वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे देंगे, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यार इतना मोल डाला, ये डाला, तो क्या प्रोडक्ट का ग्राम में पूछ सकता है, वो वॉल्यूम पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। देन लिमिटिंग रिएजेंट पे भी क्वेश्चन आता है। एंड देन आपका प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन आप अच्छे से कर लेना, जिसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट किया, ड्यूमास, कैरियर्स, जल डाल मेथड जो है ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के साथ। ये आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इसमें एटम कंजर्व रखना होता है, क्वेश्चन शक्ल से बहुत डरावना होता है लेकिन उसका सोल्यूशन 2 लाइन में हो जाता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पीओएसी। मूविंग अहेड, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यार एटॉमिक स्ट्रक्चर के मतलब अगर तुम्हारे जेई के पेपर में तुम्हारी शिफ्ट में तुम्हें बोर मॉडल का सवाल ना मिला तो मुझे लगता है वो क्या पेपर हुआ, क्योंकि हम लोग जब डिस्कस करते हैं इन एवरी शिफ्ट वी फाइंड बोर मॉडल का क्वेश्चन। तो तुमको बोर मॉडल में एनर्जी हो गई, वेलोसिटी हो गई और आपका जो रेडियस हो गया, उसके अलावा स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन ये जरूर अच्छे से लगा के जाना बेटा कि क्योंकि 80% चांस है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल बोर मॉडल से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर मॉडल। फिर उसके अलावा क्वांटम नंबर्स तुम अच्छे से कर लेना, क्वांटम नंबर्स बड़ा ईजी होता है, करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन, इसके मैंने बहुत अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सवाल लगाने के लिए तुमको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंगुलर रेडियल नोड्स के तो बिल्कुल छोटे छोटे से फॉर्मूला होते हैं, कुछ भी नहीं होते, तो वो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, मतलब अगर वो आ गया तो पॉकेट के 4 नंबर है तुम्हारे, कुछ भी नहीं है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो कि तुम मान सकते हो पीरियोडिक में भी है ये टॉपिक, एटॉमिक में भी है, इसको जरूर कर लेना। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखते हैं। मुझे अगर कभी कंटेंट बनाना होता है, सेशन बनाना होता है, पीवाईक्यू लगाने होते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और बोर मॉडल के क्वेश्चन तो मुझे इतने मिल जाते हैं कि मुझे हटाने पड़ते हैं कि भैया इतने सवाल क्लास में नहीं कर रहा हूँ, रिड्यूस करने इतना क्वेश्चन का मेरे को कंटेंट मिल जाता है। तो यानी कि ये बहुत वैल्यूएबल टॉपिक्स हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अगर अपन देखें तो ऑल एक्सेप्शंस एंड ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, रेगुलर ट्रेंड क्या है, कहाँ कहाँ, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन का एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आ जाता है। इस तरीके से आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपका जो बोरॉन फैमिली है वहाँ जो है इरेगुलर सा ट्रेंड आ जाता है। तो वो इस तरीके की चीज़ों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटेलिक नेचर का ऑर्डर बेटा ये 4 एलिमेंट दे देंगे, 5 एलिमेंट दे देंगे, बोलेंगे इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक नेचर में आप अरेंज कर दो, तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और काफी बार आता है। फिर एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स एज वेल बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक को भी देख लेना, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें हेल्प हो जाएगी उस ट्रिक से, क्योंकि अदरवाइज रट्टा मारना बड़ा मुश्किल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, VSEPR में या तो क्वेश्चन होगा VSEPR में से, या होगा MOT में तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर निकलवा लेगा वो, या फिर वो मैग्नेटिक नेचर निकलवा लेगा। बॉन्ड ऑर्डर पे बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी हो गई, बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई, या फिर मतलब इस तरीके की 3-4 चीज़ें हैं वो मैंने ट्रिक में डाल रखी हैं। इस वाले चैनल पे वो ट्रिक वीडियो अवेलेबल है, तो वो अच्छे से कर लेना। और डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट VSEPR और MOT आएगा ही आएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन इन दोनों में से, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन एक VSEPR में से हो जाए, स्ट्रक्चर एंड शेप हाइब्रिडाइजेशन पे, एक MOT में से हो जाए। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। गिब्स फ्री एनर्जी वाला क्वेश्चन जिसमें स्पॉन्टेनिटी का पता लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, मतलब वो तो सिंपल आपका जो Q/T वाला फॉर्मूला होता है उससे। और ये डेल्टा चीज मतलब इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच का रिश्ता। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तुम अच्छे से देख लेना कि यार ये वाला प्रोसेस के फॉर्मूलाज तुम अच्छे से देख के जा रहे हो। थर्मोकेमिस्ट्री के बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं, एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं। मैं मेंस की अगर बात करूँ तो थर्मोकेमिस्ट्री के छोटे छोटे सवाल कि भैया ये फॉर्मेशन एंथैल्पी या कंबशन एंथैल्पी के जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं उनको अच्छे से तुम देख के जाना। केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट ली-चार्टलेस प्रिंसिपल। एक बार ढंग से पढ़ लो और आत्मा सब एब्जॉर्ब हो जाए तो ली-चार्टलेस का कोई ऐसा सवाल नहीं बना जो तुम लगा नहीं सकते हो। बहुत सिंपल होता है, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे देते हैं और नहीं बैलेंस देंगे तो बैलेंस करनी तो हमें आती है यार, हम तो रिडॉक्स की बैलेंसिंग कर लेते हैं, ये क्या बैलेंसिंग हुई? तो बेसिकली बैलेंसिंग की और हमने पता लगा लिया प्रेशर
हाई होगा तो क्या होगा, लो होगा तो क्या होगा, या टेम्परेचर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से पता लग जाता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वो मार्क्स लूटो वाले सवाल। फिर ये प्रियंका चोपड़ा एक्सप्रेशन आपका KP इज टू KCRT डेल्टा, मतलब जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें शायद अजीब लग रहा होगा कि मैम प्रियंका चोपड़ा क्यों बोली। तो कई बार क्या होता है बच्चे उल्टा याद कर लेते हैं, KC इज टू KPRT डेल्टा, तो मैं उनको बोलती हूँ प्रियंका चोपड़ा के ऑर्डर में याद किया करो, PC KP इज टू KCRT डेल्टा। चलो जोक से पट आगे बढ़ते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम, pH बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हो गए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हो गए, टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स ज्यादा पूछे जाते हैं। इंडिकेटर्स के क्वेश्चंस अगर मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम में बोलूंगी तो वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। और pH के साथ ना ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को भी इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक में एसिडिटी ऑर्डर्स वगैरह लगाने को देंगे तुमको और फिर वहां उसके साथ क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर देंगे। रिडॉक्स की बात करें तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में से क्वेश्चन बनता है, टाइट्रेशन में से क्वेश्चन बनता है, बैलेंसिंग में से भी बन सकता है। और एन फैक्टर स्पेसिफिकली KMNO4 और K2Cr2O7, KMNO4 एंड K2Cr2O7, इसको बेटा अच्छे से कर लेना, K2Cr2O7, इससे तुम्हारे डी ब्लॉक की भी साथ में तैयारी हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी कि भाई एसिडिक मीडियम में ये कैसे कितना एन फैक्टर क्या है, बेसिक में क्या है, न्यूट्रल में क्या है, स्ट्रांगली अल्कलाइन में क्या है, तो ये उसके साथ इंटीग्रेट होकर आते हैं। और डिस्प्रोपोर्शनेशन अच्छे से पढ़ के आना, एटलीस्ट NCERT की जितनी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इस चैप्टर में दे रखी हूँ और DF ब्लॉक चैप्टर में दे रखी हूँ, वो करके जाना, एक ना एक क्वेश्चन आने का चांस कंफर्म है, ठीक है। GOC की बात करते हैं, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर्स पे क्वेश्चन, एरोमेटिसिटी पे, एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट नहीं होते, कई बार वो आपसे एसिडिटी का ऑर्डर पूछता है और होता वो एरोमेटिसिटी का सवाल है, क्योंकि H+ डोनेट करने के बाद अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो गया तो, H+ डोनेट करने के बाद अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो गया तो, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी अच्छे से आना चाहिए तुमको, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है एरोमेटिसिटी से, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब कार्बोकेटाइंस कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर्स, तो बेसिकली यार ये तो आना ही चाहिए, अगर यही नहीं आता तो आगे की ऑर्गेनिक में तो बनता धार है अपना। तो ये तो वैसे भी एक प्री रिक्विजिट है कि यार हमें ऑर्गेनिक को आगे बढ़ाने के लिए भी इतनी चीज़ आनी चाहिए। ये क्वेश्चन 100% इसमें से GOC में क्वेश्चन बनेगा। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पे पूछे जाते हैं, और जो आपकी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें ओजोन लिसिस का बहुत ज़्यादा चांस होता है होने का। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैंने लिख ही दिया, शायद 2 बार लिख दिया इधर। कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4 एंड मतलब ये जो कंसेंट्रेटेड एसिड का एल्काइन और एल्कीन के साथ रिएक्शन होता है वो कर लेना, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कर लेना, नेम रिएक्शंस तो सारी कर लेना। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू अ सेशन ऑन दिस चैनल जिसमें नेम रिएक्शंस कंपाइल्ड वे में तुमको मिलेंगी, इंपॉर्टेंट वाली। सॉल्यूशंस की बात करें तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आता है। फिजिकल केमिस्ट्री, टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यार 1 या 2 फॉर्मूले पे बेस्ड होकर मत जाओ। फिजिकल केमिस्ट्री की ब्यूटी है कि वो लॉजिकल है, उसमें एक्सेप्शंस नहीं है। मेजर बच्चा जो केमिस्ट्री से घबराता है वो इनऑर्गेनिक की शक्ल देख के घबराता है। फिजिकल तो खूबसूरत है यार, लॉजिकल होती है। आप फॉर्मूला करोगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस डालोगे, आपको अपने आप उसका आउटपुट मिलने लगेगा, आपसे सवाल लगने लगेंगे। तो फॉर्मूला लिस्टिंग सारी करके जाओ। और PCM वाले बच्चे का तो एक एनालिटिकल एबिलिटी भी होती है कि अगर उसे फॉर्मूला आता है तो वो क्वेश्चन के साथ कोरिलेट करके आंसर निकाल लेता है। तो वो ये मतलब फॉर्मूला सारे अच्छे से देख लेना। फिर है केमिकल काइनेटिक्स जिसमें फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और उसके अलावा आपको कुछ ऐसी डिटेल दे देंगे क्वेश्चन में, ऑर्डर प्रिडिक्ट करवाएंगे। वो डिटेल कुछ भी हो सकती है, आपको यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के थ्रू ऑर्डर प्रिडिक्ट करवा सकते हैं, आपको K और T के कुछ डेटा देके ऑर्डर प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। तो वो करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हाफ लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है। अरहाइनस इक्वेशन भी एक बार देख लेना, फिजिकल है तो फॉर्मूला तो देखना ही है। P ब्लॉक में जो भी NCERT के अंदर टेबल्स दे रखे हैं ना, एटॉमिक एंड फिजिकल जो है मतलब हर एक ग्रुप, हर एक फैमिली की एक टेबल है, उसके अंदर सारी फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी हो गई, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई। बेटू सारी टेबल्स कर लेना। और अगर तुमने मेरा सेशन P ब्लॉक का रिवाइज्ड NTA सिलेबस के हिसाब से अभी तक नहीं देखा है तो बेटू यू आर रियली मिसिंग आउट समथिंग। इस चैनल पे वो है, उसको बनाने में मेरे को 15-20 घंटे लगे हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि मैं उसको ऐसा बनाना चाहती थी कि मैं ये बच्चों को गारंटी से बोल पाऊँ कि इस 4 घंटे के सेशन जो है इसके बाहर से सवाल तुम्हारा नहीं आने वाला है। इसलिए वो एफर्ट मैंने लगाया है, और वो एफर्ट का बेनिफिट तुमको मिले तभी तो वो एफर्ट हम लगा रहे हैं। तो वो ज़रूर देख लेना, वो बहुत वैल्यूएबल सेशन है। मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ कि उस सेशन के बाहर से सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लेना, उसमें तुम्हारा पूरा अच्छे से P ब्लॉक कवर हो जाएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे उनके मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स, इनमें बहुत ही डिफरेंट ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं कि किसी में फर्स्ट वाले का हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसी में लास्ट के हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो ये तुम तीनों फैमिलीज की हाइड्राइड्स की टेबल, उसकी प्रॉपर्टीज देख के जाना। बायोमोलिक्यूल्स में आपके पॉलीसैकेराइड जो है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, उनके मोनोमर्स कौन है, अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज है, मतलब इनमें जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है वो देख लेना। एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन वाली चीज़ देख लेना। एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं पूरा बायोमोलिक्यूल्स का ये पोर्शन रटा देती हूँ। अगर तुम्हें नहीं लर्न हो रहा और तुम जहाँ से भी पढ़े हो वहाँ पे रट्टाफिकेशन तुमको लगाओ,
तो तुम मेरा बायोमोलिक्यूल का सेशन देखो, इसके जो प्रॉपरली इनके जो मोनोमर्स है वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बच्चों को याद करवाए हैं, तो वो भी ज़रूर देख लेना। डाइसैकेराइड के मोनोमर्स जो हैं, जैसे कि अपने सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हो गए, इनके मोनोमर्स क्या होंगे और कहाँ से होंगी 1 to 1,4 कौन सी लिंकेजेस है, रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, वो देख लेना। और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जैसे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होता है, फ्यूरेनोज, तो ग्लूकोज का पायरेनोज, फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर पे कायरल कार्बन एटम के नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा ग्लूकोज की रिएक्शंस HI से कैसे होती है, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से कैसे होती है, उसको माइल्ड ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनता है, वो सारी रिएक्शंस जो है वो भी मैंने कंपाइल्ड वे में प्रोवाइड करा रखी है, वो भी आप देख लेना। और मेरे से ऐसा कुछ नहीं कि मेरी देख लेना, आप कहीं से जहाँ से पढ़ते हो वहाँ का देख लेना, बट हाँ ये करके जाना। असेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पे मैंने ट्रिक बना रखी है, तो जिन बच्चों को बेसिकली ये बायोमोलिक्यूल्स देख करके ऐसे उबकाई आती है ना, वो उनसे ये नहीं होगा। यही कंपटीशन है कि तुम ऐसे सवाल जो बिल्कुल 2 कौड़ी के सवाल हैं, मतलब अगर तुम 3 मिनट का ट्रिक वीडियो देखते हो तुमसे ये क्वेश्चन लग जाएगा। असेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को पहचानना टोटल 3 से 5 मिनट का काम है, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं जो कि मैंने ट्रिक बना रखी है, तो ये जरूर करके जाना। इस पर सवाल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। डीनेचुरेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो प्रोटीन्स में 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज कौन कौन से फोर्सेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलोल के हेलोरीन में यार सबको पता है SN1 SN2 के ऑर्डर, मतलब बेसिकली बहुत सारे कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे SN1 SN2 की एक्टिविटी में अरेंज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट, फिंकलस्टीन हो गया, स्वार्ट्स हो गया। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एसिडिटी ऑर्डर्स ऑफ फिनॉल पे क्वेश्चन आते हैं, क्यूमीन टू फिनॉल वाला कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन वाला, और ल्यूकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नेम रिएक्शंस में कोल्बर, इमर्तिमन, विलियमसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ईथर की रिएक्शन HI के साथ, ईथर की रिएक्शन HI के साथ, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये देखो नेम रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला इंपॉर्टेंट है। वैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कार्बोनिल में। अमीन्स में बेसिसिटी ऑर्डर पे क्वेश्चन कंफर्म है। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट अगर किसी ऑर्गेनिक के चैप्टर के सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है तो वो इसके हैं। इसमें तुम एक आयोडोफॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड वाला मिला लो तो तुम्हारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का सेट पूरा हो जाएगा, उसमें से क्वेश्चन भी आता है। फिर नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है इसकी, कार्बाइलमीन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। इनमें से कन्वर्जेंस बनते हैं और खूब बनते हैं तो उस पर क्वेश्चन बन जाता है, इक्वेशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन करनी है और कोलर-रॉश लॉ करना है, ठीक है, कोलर-रॉश लॉ, ओके। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस है उसके अंदर तुम एडवांस के जो क्वेश्चन बने हुए कि किसका क्या कलर आता है, किसका कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट है, वो क्वेश्चंस एक बार कर लेना, क्योंकि जैसे एडवांस में आ चुके होते हैं ना जो क्वेश्चंस, उस जैसे क्वेश्चंस अपकमिंग मेंस में रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो कर लेना। और ये वाले आयोडोफॉर्म टॉलन फेलिंग तो जब तुम ऑर्गेनिक कर रहे होगे तब उस बीच में आ जाएंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में से भी क्वेश्चन आता है। डीएफ ब्लॉक देखें तो KMnO4 K2 Cr2O7 सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक्स हैं, और लेंथेनाइड के जो नाम हैं उनके नाम हो गए, नाम का भी वीडियो है, मतलब आई थिंक मैंने उस सेशन में ट्रिक बताई थी, आई थिंक अलग से वीडियो बताई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि नाम की भी ट्रिक होती है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, फिर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कि 5D में जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन कुछ 3 एलिमेंट्स होते हैं जिनके 5D में इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। तो लैंथेनाइड्स में अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और नाम आता है तो तुमसे सवाल आसानी से लग जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्रेडिक्टिव पेपर आने वाले हैं, 10 प्रेडिक्टिव पेपर स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। हम लोग इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन इन प्रेडिक्टिव पेपर्स के बाहर मोस्टली नहीं होगा, क्योंकि इन प्रेडिक्टिव पेपर को सेट करने वाले टीचर्स जो हैं वो हर शिफ्ट में, मतलब हर शिफ्ट में शुरू से लेकर आखिर तक लाइव रहते हैं, तो एक एक्सपीरियंस फैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी किसी और से ज़्यादा क्यों जानता है जब वो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। तो इस लेवल का एक्सपीरियंस है कि हर शिफ्ट में हम लोग यहाँ कैमरे के सामने ही पाए जाते हैं सवालों को सॉल्व करते हुए, तो हमको आइडिया रहता है कि क्या कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और किस तरह के सवाल इस बार आने की एक्सपेक्टेशन है। वैसे ही सवाल आपको प्रेडिक्टिव पेपर में मिलेंगे और वही सवाल आपको आपके अपकमिंग शिफ्ट्स में भी मिलेंगे, तो आप इसको ज़रूर दें, है ना। और एक ये एग्जैक्ट NTA पैटर्न पे ये टेस्ट होने वाले हैं। उसके अलावा G1+ बैच हमारा, जिसके अंदर आप एडवांस तक हमारे साथ रह पाएंगे। इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस, रैंक बूस्टर क्लासेस, प्रेडिक्टर क्वेश्चन पैक, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। एंड Genius Plus 2025 एस्पिरेंट्स के लिए जो कि फीचर्स मैंने भी बताए वो इसमें भी है। फ्री कंटेंट में आपके पास हर एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज़ है विद सॉल्यूशंस, उसको दीजिए। और जो भी PDF होता है, जैसे अभी मैंने ये वीडियो ले रही हूँ तो इसका PDF ऐप पे भी आ जाएगा, और ये अगर तुम JE1 के टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो उस पर भी ज़रूर जुड़ जाओ, वहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ, मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बच्चों जितना हम शेयर करेंगे उतना ही ये ह्यूमैनिटी होती है। एंड इस वीडियो की तो बहुत लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। आई लव यू ऑल, बाय बाय।